प्रिंसिपल खजुराहो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस है, छतरपुर। यहाँ पर मैं फिर से बी फॉर्म सेकेंड सेम के छात्रों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है लिपिड मेटाबॉलिज्म। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर लिपिड मेटाबॉलिज्म में हम क्या क्या कवर करेंगे देखिए। जैसे फर्स्ट, व्हाट इज लिपिड, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिपिड, टाइप्स ऑफ लिपिड, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, फैटी एसिड्स मीन्स बीटा ऑक्सीडेशन। व्हाट इज लिपिड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लिपिड जो होते हैं वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ईथर में सॉल्युबल होते हैं और इनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है जैसे COOH। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिपिड, अब लिपिड के फंक्शंस क्या होते हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ये मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं। बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन होती है, सो एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। दूसरा, एज इंट्रासेलुलर स्टोरेज, डिपोट ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह काम करते हैं। जब हमें फास्टिंग कंडीशन में ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है या किसी अदर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है तो इनका कन्वर्जन हो जाता है। एज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक फ्यूल, एज प्रोटेक्टिव फॉर्म ऑफ द सेल्स ऑफ मैनी बैक्टीरिया, लीव्स ऑफ हाई प्लांट्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट एंड द स्किन ऑफ वर्टिब्रेट्स, इन सभी जगह लिपिड पाया जाता है। एज रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, ये रेगुलेटरी सब्सटेंस की तरह भी काम करता है। एज ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ सम न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो भी लिपिड इन नेचर होते हैं। एज रिसेप्टर इन नर्व एंडिंग मेम्ब्रेन, जो नर्व एंडिंग होती हैं, जो आपका साइटोन होता है, एक्सॉन होता है, एक्सॉन का जो एंडिंग होती है वहाँ पे भी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लिपिड इन नेचर होते हैं। एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी, कुछ जगह ये डिटर्मिनेंट की तरह काम करते हैं, जो कि आपकी एंटीबॉडीज होती हैं उनके जो पैराटोप होते हैं, पैराटोप पे जो होते हैं वो लिपिड्स पाए जाते हैं जो कि एपिटोप को बाइंड करने का काम करते हैं। एंजाइम कोफैक्टर्स, कुछ लिपिड एंजाइम कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। टाइप्स ऑफ लिपिड, यहाँ पे 4 मेन ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। पहला फैटी एसिड्स, ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ग्लिसराइड्स जो आपके ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं लिपिड, ग्लिसरॉल कॉन्टेनिंग लिपिड हो गए। नॉन ग्लिसराइड लिपिड जैसे स्फिंगोलिपिड, स्टीरॉइड, वैक्सेस। कॉम्प्लेक्स लिपिड, अब लिपिड जब प्रोटीन या ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो उनमें कॉम्प्लेक्स बन जाता है जैसे लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स, ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पे फैटी एसिड्स, ग्लिसरोलिपिड्स, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्टीरॉल लिपिड, स्फिंगोलिपिड्स। और ये इसका इनमें क्या क्या रिलेशन है, इनका टोटल क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिए। लिपिड, सबसे पहले आपको ये लिपिड की 4 कैटेगरी बताई। यूकोसोनाइड्स, ट्राइग्लिसरॉल जिसमें ऑयल और फैट्स आते हैं, वैक्सेस, स्फिंगोलिपिड। दूसरी कैटेगरी होती है स्टीरॉइड भी कुछ लिपिड होते हैं। फिर लिपिड विटामिन्स, पॉलीफेनॉल कंपाउंड कहलाते हैं, और अदर टर्पीन, ये भी लिपिड इन नेचर होते हैं। अब ये जो यूकोसोनाइड्स और जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्माटोजन और फॉस्फेटिडेट्स। इसमें फॉस्फेटिडेट्स जो होते हैं वो फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, अदर फॉस्फोलिपिड्स। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, यहाँ से ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को, इनको कॉमन भाषा में फॉस्फोलिपिड भी बोलते हैं, इन सभी को मिला के। फिर आपका स्फिंगोलिपिड्स, इन्हीं को सेरामाइड्स में आगे डिवाइड किया गया है। और ये सेरामाइड्स जो होते हैं ये स्फिंगोमाइलिन्स भी होते हैं, सेरिब्रोसाइट्स जो ब्रेन में पाए जाते हैं, गैंग्लियोसाइट्स जो गैंग्लियॉन्स जो होते हैं आपके नर्वस टिश्यू में उनमें पाए जाते हैं, और अदर ग्लाइकोलिपिड्स। और इन सभी को मिला के ग्लाइकोलिपिड
लिपिड बोलते हैं। तो ये एक कॉमन क्लासिफिकेशन है और कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन है लिपिड का। अब हम फैट को डाइट के फॉर्म में लेते हैं और डाइट के फॉर्म में लेने के बाद इसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे होता है देख लीजिए। ये जनरली माउथ से स्टार्ट हो जाता है इनका डाइजेशन लिपिड का। जैसे डाइटरी लिपिड लाइक द ट्राइग्लिसराइड विल एक्टिवेट द टेस्ट बड्स कनेक्टेड टू द वन एबनर्स ग्लैंड विल सिक्रीट द एंजाइम कॉल्ड लिंगुअल लाइपेज। मतलब माउथ में एक लिंगुअल लाइपेज एंजाइम सिक्रीट होता है जो कि ट्राइग्लिसराइड को थोड़ा थोड़ा डाइजेशन करना चालू कर देता है। ये देख लीजिए आप, ये ट्राइग्लिसराइड है, ये गया माउथ में यहाँ पे आपका ये क्लेट ऑफ सर्कम्बिलरी पेपिलीज जो होती हैं और ये टेस्ट बड्स होती हैं। तो यहाँ से जो आपकी पेपिलीज होती हैं वहाँ से लिंगुअल लाइपेज आपका सिक्रीट होता है और लिंगुअल लाइपेज जो सिक्रीट होता है वो ट्राइग्लिसराइड के ऊपर एक्ट करता है और उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। ट्राइग्लिसराइड डिग्रेडेशन होता कैसे है ये देख लीजिए। एक बहुत कॉम्प्लेक्स लिपिड है जिसमें ये आपका पामेटिक एसिड की 3 आपकी मॉइटीज़ इंक्लूड हैं और प्लस ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ट्राइग्लिसराइड डाइजेस्टिन एंजाइम इसके ऊपर ऐड करता है और ये तीनों को अलग अलग में तोड़ देता है और यहाँ से आपका अलग अलग एसिड के मॉलिक्यूल बनाता है, एल्डिहाइड या कीटोन बना देता है। जैसे फैट प्लस वाटर, और हम जैसा कि सभी जानते हैं जब फैट का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो फैटी एसिड्स बनते हैं और ग्लिसरॉल बनता है, जो कि यहाँ पे वही बना हुआ है। ये फैटी एसिड है और ये ग्लिसरॉल है आपका। सो ट्राइग्लिसराइड आर डिग्रेडेड बाय लाइपेजेस टू फॉर्म फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्री फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। लिंगुअल लाइपेज कहाँ से निकलता है? बोन एबनर्स ग्लैंड से निकलता है और ये क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट इन फूड, परसेप्शन ऑफ फैट टेस्ट। आपको जब फैट डाइट लेते हैं तो आपकी टंग में जो परसेप्शन होता है कि हाँ लिपिड यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है और काइलोमाइक्रोन टाइप से बन जाती हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज, अब माउथ में पार्शियल इसका डाइजेशन होता है, उसके बाद ये कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है फैट। तो स्टमक में जो फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सिक्रीट होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या काम है? ये फंडिक गैस्ट्रिक चीफ सेल्स से सिक्रीट होता है। जैसा कि स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो फंडिक पार्ट जो होता है वहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रीट करता है और वो लाइपेज जाके हाइड्रोलिसिस करता है ट्राइग्लिसराइड का, जो भी बचे होते हैं माउथ के बाद, तो उनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है। फिर उसके बाद स्टमक में जितना डाइजेशन होना होता है उसके बाद फिर जाता है ये आपका कहाँ? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में जैसा कि हम जानते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में आके सिक्रीट होता है और पैंक्रियाटिक जूस में कई एंजाइम होते हैं, उनमें से लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज। और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? पैंक्रियाटिक एसिनर सेल्स जो होती हैं आपकी पैंक्रियाज में, वहाँ से सिक्रीट होता है और जाके इंटेस्टाइन में मिलता है और इंटेस्टाइन में क्या करा देता है? ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलिसिस कराता है। कार्बोक्सिल एस्टर लाइपेज, ये भी पैंक्रियाटिक एसिनर सेल से सिक्रीट होता है। ये क्या कराता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, CEMG, फॉस्फोलेट्स, लाइसोफॉस्फोलिपिड एंड सेरामाइड्स। जो अदर लिपिड्स होते हैं उनका भी ये हाइड्रोलिसिस कराता है और आपका फैट से एस्टर्स बना देता है। डाइजेशन इन स्टमक, ये पूरा इसके अंदर डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है कैसे फैट में इसका डाइजेशन होता है, जैसा कि हम पहली स्लाइड में बता चुके हैं। स्मॉल क्वांटिटी में गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट होता है। मोर इफेक्टिव एट एल्कलाइन pH, लगभग 7.8 पे इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन जो होता है उसके प्रेजेंस में ये एक्ट करता है। लेस इफेक्टिव इन स्टमक ड्यू टू एसिडिक pH एक्सेप्ट व्हेन इंटेस्टाइनल कंटेंट आर रिगरजरेटेड इनटू द गैस्ट्रिक ल्यूमेन। नॉट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग चेन फैटी एसिड, बड़े जो फैटी एसिड्स होते हैं लंबे चेन के उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। मोस्ट इफेक्टिव फॉर शॉर्ट चेन मीडियम चेन फैटी एसिड्स। मिल्क, एग, योग, फैट कंटेनिंग शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आर सस्टेनेबल सबस्ट्रेट फॉर इट्स एक्शन। ये आपका स्टमक दिखाया गया है कैसे इसमें आपका लिपिड का डाइजेशन होता है और कैसे जाता है। ये उसका आप देख चुके हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। अगर इसकी पढ़ी हुई एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये
ट्राइग्लिसरॉल जो होता है, आप इसका स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होती है, इससे ट्राइग्लिसरॉल बना हुआ है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोलिसिस होता है और डाइएसाइल ग्लिसरॉल बनता है। डाइएसाइल ग्लिसरॉल और कुछ फैटी एसिड्स को ये फ्री कर देता है। रोल ऑफ फैट्स इन गैस्ट्रिक एम्पटाइम। फैट का देखिए, गैस्ट्रिक एम्पटाइम जब होता है तो फैट का रोल क्या है? फैट डिले द रेट ऑफ एम्पटाइंग ऑफ स्टमक। मतलब अगर आपको भूख लग रही हो, आपके पास खाने के लिए ज़्यादा ना हो, तो आप फैट के फॉर्म में ले सकते हैं जो देर से एम्पटाइंग करेगा फैट को। एक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय सिक्रीशन ऑफ एंटेरोगेस्ट्रोन। एंटेरोगेस्ट्रोन इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड रिटार्ड द डिस्चार्ज ऑफ बोलस ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक। दस फैट हैव हाई सैटिस्फैक्टरी वैल्यू। Significance of lingual and gastric lipases. Play important role in lipid digestion in neonates since milk is the main source of energy. Significance of lingual and gastric lipase. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो lingual और gastric lipase होते हैं, ये partial digestion करते हैं फैट का, इसलिए इनका significance बहुत ज़्यादा हो जाता है फैट के डाइजेशन में, क्योंकि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द फैट जो डाइजेस्ट होता है वो इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। सो ये क्या काम करते हैं? प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड डाइजेशन इन नियोनेट्स सिंस मिल्क इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहाँ जो बच्चे होते हैं आपके छोटे वाले, फीडिंग जो मिल्क करते हैं, उनमें लिपिड के डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम इन पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस और अदर पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर। जैसे पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर है सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो उसमें क्या होगा कि जो पैंक्रियाटिक लाइपेज होगा वो सिक्रीट नहीं होगा, तो फिर लिपिड का डाइजेशन उस कंडीशन में लिंगुअल और गैस्ट्रिक लाइपेज की मदद से ही संभव हो पाएगा। लिंगुअल एंड गैस्ट्रिक लाइपेज कैन डिग्रेड ट्राइग्लिसराइड विद शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स इन पेशेंट विद पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर डिस्पाइट ए नियर और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज। इन द इंटेस्टाइन, अब देखिए इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाटिक ट्राइग्लिसराइड लाइपेज आता है, कार्बोक्सिल एस्टर लाइपेज आता है, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। पैंक्रियाटिक एसिड सेल से सेक्रेट होता है। यहाँ पे देख लीजिए स्टेप्स ऑफ लिपिड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, स्टेप, लोकेशन और एंजाइम। माइनर डाइजेशन आप जैसे जानते हैं माउथ एंड स्टमक में हो सकता है। किस में कन्वर्ट होता है? ट्राइग्लिसराइड, छोटे फैटी एसिड्स में, और डाइसाइल ग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड्स। एक फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड अलग हो गया और डाइसाइल कन्वर्ट हो गया। एंजाइम कौन सा होता है वही बता चुका हूँ, जैसे लिंगुअल एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। मेजर डाइजेशन कहाँ होता है आपका? हम सभी जानते हैं ल्यूमेन में होता है, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में। तो मेजर में देखिए यहाँ पैंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो सिक्रीट होता है। ये किस किस को तोड़ देता है? जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनको मीडियम एसाइल ग्लिसराइड में और फ्री फैटी एसिड में तोड़ देता है। जो अदर होते हैं जैसे सीटोस्ट्राइड जो आपके लिपिड्स होते हैं, सेरामाइड जो लिपिड्स होते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल और एस्टर में तोड़ देता है। और जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनको फैटी एसिड्स प्लस PLA में तोड़ देता है, ठीक है, जो कि लाइसो कहलाता है। फ्री फैटी एसिड और आपका प्रोलाइसिन या जो भी बोल सकते हैं अपन जनरली, ये ग्लिसरॉल का छोटा सा एक कंटेनर है। तो इसमें देखिए कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज एंजाइम करता है जब एस्टर बनता है, और इसमें फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम काम करता है। और ट्राइग्लिसराइड से जब मीडियम एसाइल ग्लिसराइड बनेगा तो पैंक्रियाटिक लाइपेज काम करता है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ मिक्स माइसेल। अब क्या होता है जब लिपिड जाता है तो उसमें पहले वो माइसेल्स बनाता है, यूज बाइल साल्ट, और उसमें बाइल साल्ट सभी जानते हैं कि ये कहाँ से सिक्रीट होता है? आपका गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है, जो कि बाइल साल्ट गॉल ब्लैडर से सिक्रीट करके कहाँ डालता है? इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे बाइल साल्ट जो होता है वो माइसेस बना लेता है फैट के साथ, और ये क्या करता है? ल्यूमेन ऑफ दिस जो आंत में बनाता है, ठीक है। इसमें कोई एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती है। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइपोलाइटिक प्रोडक्ट्स। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, लिपिड होते हैं, और आपकी इंटेस्टाइनल या ल्यूमेन वॉल भी जो होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है, तो इसका पैसिव एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। मतलब धीरे धीरे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाता है विदाउट एनी एंजाइम। असेंबली एंड एक्सपोर्ट ऑफ काइलोमाइक्रोन, और जब जैसी काइलोमाइक्रोन या माइसेल्स बन जाएंगी इंटेस्टाइनल सेल के थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम में ये चले जाती हैं। ये देख सकते हैं आप ट्राइग्लिसरॉल से मोनोग्लिसरॉल और
2 फ्री फैटी एसिड्स बन गए आपके। ये आपका टोटल फैट इंजेक्शन डाइट और उसके बाद फैट कैसे कैसे एब्जॉर्ब होता है जो सब मैं स्टेप में बता चुका हूँ मैं। बाइल साल्ट बनता है, एमल्सिफाइड डाइटरी फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्मिंग मिक्स माइसेल्स बनाई, इंटेस्टाइनल लाइपेज आया, उसने डिग्रेडेड किया ट्राइग्लिसराइड का, फैटी एसिड्स एंड अदर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट आर टेकन अप बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड कन्वर्टेड टू ट्राइग्लिसरॉल्स। म्यूकोसा ने एब्जॉर्ब करा और ट्राइग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। सेम कंडीशन जो फैटी एसिड, अब ये हुआ एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। इसके बाद इसका कैटाबॉलिज्म कैसे होता है देखिए। फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज एज फ्यूल और रीस्ट्रिफाइड फॉर स्टोरेज। इनका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी निकलती है। मायोसाइट्स और एडिपोज टिश्यूज में या तो स्टोर हो जाता है या इसका कैटाबॉलिज्म हो जाता है जिससे एनर्जी निकलती है। तो यहाँ से देखिए एटीपी निकलती है और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है कंप्लीट, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है वाटर और एटीपी निकल आती है। फैटी एसिड्स एंटर सेल्स में भी एंटर कर जाता है क्योंकि वहाँ भी जरूरत होती है। वहाँ पे लिपोप्रोटीन्स लाइपेज एंजाइम होता है, तो वो उसको लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटेड बाय एपोसी सेल इन द कैपिलरी कन्वर्ट्स ट्राइग्लिसराइड्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये इसका पूरा का पूरा आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और कैटाबॉलिज्म दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ काइलोमाइक्रोन बना, काइलोमाइक्रोन से ट्राइग्लिसरॉल्स आर इनकॉर्पोरेटेड विद कोलेस्ट्रॉल एंड एपिलोप्रोपीटीन इनटू काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैपिलरी से निकल के इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू आपका फिर ये कैपिलरी में ब्लड वेसल्स में काइलोमाइक्रोन बनाता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड वेसल के थ्रू बाकी टिश्यूज में जाता होता है, जहाँ स्टोर होना होता है एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फिर से डायग्राम है। इसमें कहाँ से देखिए काइलोमाइक्रोन घूम रहे हैं और ये एमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स है जो कि बाइल साल्ट के साथ बनाई है लिपिड ने, ठीक है, और ये बीच बीच में बाइल साल्ट है उसका, तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए ट्राइग्लिसराइड अंदर है इसके और फॉस्फोलिपिड्स बाहर है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल के ऊपर जाके चिपक जाते हैं और वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज इनटू फैटी एसिड्स, और लाइपेज एंजाइम उस पर एक्ट करता है जिससे वो फैटी एसिड्स में टूट जाता है। ये काइलोमाइक्रोन जो बन जाते हैं वो बाद में फैटी एसिड्स में और मोनोग्लिसराइड्स में टूट जाते हैं। दीज और ये स्मॉल हो जाते हैं तो ये एब्जॉर्ब अलोंग विद द कोलेस्ट्रॉल एंड बेटा फॉर्म माइसेल्स, और ये जाके फिर इंटेस्टाइनल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे बना लाइपेज डाइजेशन से यहाँ आए काइलोमाइक्रोन स्पॉन्टेस्टाइन डिफ्यूजन मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया। So these small lipids gradually leave the micelles and diffuse into the epithelial cells of the intestine. So यहाँ पे डाइजेशन ऑफ एमल्सिफाइड फैट इनटू स्मॉल लिपिड एंड यहाँ पे इस फिगर में आपको लिपिड का डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन दिखाया गया है। कैसे डाइजेशन होता है माइसेल्स बनने के बाद और फिर कैसे उसका ल्यूमेन बाल के थ्रू डिफ्यूजन होकर एब्जॉर्प्शन हो जाता है और ब्लड में मिल जाता है। ये फिर देखिए इन एपिथेलियल सेल्स ट्राइग्लिसराइड्स are reformed and along with other fats are enclosed by a membrane from the SCR and they are coated with protein to form chylomicron and interlocated to be transported to the blood, और वहाँ से फिर ये ल्यूमेन बाल के थ्रू ब्लड में ट्रांस। देखिए ये आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है, यहाँ से फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड ये जाके बॉल पे चिपक गए एपिथेलियल बॉल पे, ट्राइग्लिसराइड्स एंड अदर फैट्स आगे चिपका यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आता है और काइलोमाइक्रोन बनाता है और ये लैक्टियल्स में चला जाता है, लैक्टियल्स के थ्रू ब्लड में चला जाता है। ये आपका सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ रिलीज ऑफ काइलोमाइक्रोन। ये एक और फिगर है जो दिखाता है आपका फ्री फैटी एसिड जो होते हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं और कैसे कैसे आपके लिपिड में ट्राइग्लिसराइड में VLDL जो होता है वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन LDL, लिपिड ग्लोबुल कैसे बनते हैं। लिपिड ग्लोबुल्स फिर आपके स्टमक के थ्रू इंटेस्टाइन से होते हुए पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस मिलाया जाता है, फिर यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये आपकी देखिए ये एपिथेलियल सेल से एब्जॉर्ब हुआ और कुछ जो अनडाइजेस्ट बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कोलन से होते हुए बाहर निकल जाता है। फ्री फैटी एसिड्स वो बाहर निकल जाते हैं। सो या तो इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन में फिर से वापस चले जाते हैं या फीसेस की तरफ बाहर निकल जाते हैं।
माइसेल्स, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार देख लेना। नाउ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन लिपिड इंक्लूड 6 स्टेप। माइनर डाइजेशन होता है, मेजर डाइजेशन होता है, बाइल एसिड एक्ट करता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है और रीएस्टरिफिकेशन होता है, असेंबली एंड एक्सपोर्ट होता है। ये इसके स्टेप्स हैं जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है लिपिड्स का। सो माइनर में आप जानते हैं लिंगुअल लाइपेज जो होता है वो माउथ में हो जाता है। मेजर डाइजेशन लिपिड इन ल्यूमेन ऑफ द ये इंटेस्टाइन में होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा। बाइल एसिड क्या करता है, बाइल एसिड जो होता है उसमें सोडियम और बाइल सॉल्ट होता है, वो उसके साथ माइक्रोन या माइसेल्स बनाते हैं वो, और माइसेल्स बनाने के साथ वो प्रेजेंट द लिपोलाइटिक प्रोडक्ट टू द म्यूकोसा सरफेस फॉलो लेटर बाय इंट्रोहेपेटिक बाइल एंड रिसाइक्लिंग। पैसिव एब्जॉर्प्शन जैसा कि मैंने बताया है कि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, उससे कुछ कुछ लिपिड्स का आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के द्वारा। ओके, तो इसमें छोटे जो लिपिड्स होते हैं लेस देन 12 कार्बन चेन वाले, वो आपके पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बड़े होते हैं तो उनको फिर पैंक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा तोड़ के ही फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करके उनको एब्जॉर्ब कराया जाता है। रीएस्टरिफिकेशन ऑफ 2 मोनोकार्बोक्सिल लाइसोलेसिथिन एंड कोलेस्ट्रॉल विद फ्री फैटी एसिड्स इनसाइड द इंटेस्टाइनल एंट्रोसाइट्स, ये भी एस्टर बनते हैं और फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। असेंबली एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंटेस्टाइनल सेल टू द लिम्फेटिक ऑफ काइलोमाइक्रोन कोटेड विद ApoB4 एंड कंटेनिंग ट्राइग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लिपोप्रोटीन हम जानते ही हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस देख लेना क्या क्या होते हैं। काइलोमाइक्रोन क्या होते हैं, BLDL क्या होता है, LDL क्या होता है। देखिए, तो काइलोमाइक्रोन फॉर्म एन इन स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसल सेल्स एंड कंटेन एक्सोजीनियस डाइटरी लिपिड। द इंटरबिलाई लैक्टियल्स are carried into the systemic circulation into adipose tissue where their triglyceride fatty acids are released and stored in the adipocytes and used by muscle cell for ATP production। आप समझ गए, जो माइक्रोबेलाई होती है उनकी लैक्टियल्स के थ्रू ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, मतलब ब्लड में चले जाते हैं, वहाँ से ब्लड के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, एडिपोज टिश्यू में चले जाते हैं और वहाँ से ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं और जब इनकी ज़रूरत होती है तो फिर इनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है और ये फ्यूल मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी के फॉर्म में। BLDL क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कंटेन एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड्स, दे आर ट्रांसपोर्ट व्हीकल दैट कैरी ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज इन हेपेटोसाइट्स टू एडिपोसाइट्स फॉर स्टोरेज। BLDL आर कन्वर्टेड टू LDLs। LDL लो डेंसिटी लिपिड्स कैरी अबाउट 75% ऑफ द टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल, मतलब इसमें कुल मिला के कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। एंड डिलीवर इनटू अ सेल थ्रू आउट द बॉडी व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेसिव नंबर्स। लो डेंसिटी लिपिड्स डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल इन एंड अराउंड स्मूथ मसल्स फाइबर एंड आर्टरीज। कुल मिला के जो 75% ऑफ कोलेस्ट्रॉल का बना होता है LDL और ये स्मूथ मसल्स के चारों तरफ वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो फिर से ये सब अपना काम चालू कर देता है। हाई डेंसिटी लिपिड्स रिमूव एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बॉडी सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द लिवर फॉर एलिमिनेशन। ये बहुत खतरनाक होता है हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, इसलिए क्या करता है जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल BLDL के या LDL के थ्रू बनता है उसको ये रिमूव कर देता है HDL के फॉर्म में और लिवर में भेज देता है और लिवर इसको एलिमिनेट कर देता है एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा। ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड बाय लिपोप्रोटीन, तो ये दिखाया गया है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है लिपिड का लिपोप्रोटीन के द्वारा। ओके, सो 4 क्लासेस ऑफ लिपोप्रोटीन आर काइलोमाइक्रोन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया उनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लिपिड कैटाबॉलिज्म, अब लिपिड एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में पहुंच गया, एडिपोज टिश्यू में पहुंच गया, स्टोर हो गया। अब जब हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की तो इसका ब्रेकडाउन होके एनर्जी कैसे रिलीज होती है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। सो सेवरल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस एनर्जी, कुल मिला के कैटाबॉलिज्म में कई सारी रिएक्शंस होती हैं फैट के ऊपर, उसमें बीटा ऑक्सीडेशन भी आता है, अल्फा ऑक्सीडेशन भी आता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू अ सिंपल, कुल मिला के जो कॉम्प्लेक्स है लिपिड मॉलिक्यूल उसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करना जिससे एनर्जी रिलीज होती है। इट इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बिकॉज द कार्बोहाइड्रेट विल टर्न इनटू फैट। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड है क्योंकि सभी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिपिड से कार्बोहाइड्रेट बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट से लिपिड बन सकता है, प्रोटीन बन सकता है।
सारी की सारी अलग अलग पाथवेज के थ्रू कन्वर्ट हो सकते हैं। द ग्लिसरॉल विल पार्टिसिपेट इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लिसरॉल भी पार्टिसिपेट। इट इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज द प्रोड्यूस फैटी एसिड्स विल पार्टिसिपेट इन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, और इसमें फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है कैटाबोलिक थ्रू। एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड लिपोजेनेसिस, एक प्रोसेस होती है लिपोजेनेसिस जिससे एनर्जी प्रोड्यूस। लिपोजेनेसिस मतलब लिपो मतलब लिपिडोजेनेसिस मतलब टूटना या बनना, लिपोजेनेसिस का मतलब बनना। तो अगर जब कार्बोहाइड्रेट से लिपिड बनता तब भी कुछ अमाउंट में एनर्जी। लिपोलाइसिस स्प्लिटिंग ऑफ फैट्स स्टिमुलेटेड बाय एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड कोर्टिसोल। ट्राइग्लिसरॉल आर द मोस्ट अबंडेंट डाइटरी लिपिड, जो भी हम लिपिड खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ये टूट के आपके फ्री फैटी एसिड्स और डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड बनाते हैं और बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। ईच ट्राइग्लिसरॉल हैज ग्लिसरॉल बैकबोन टू विच आर एस्टिफाइड थ्री फैटी एसिड्स। मोस्ट ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसरॉल्स आर मिक्स एंड द थ्री फैटी एसिड्स डिफर इन चेन लेंथ एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो ग्लिसरॉल हम जानते हैं 3 OH ग्रुप होते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये फैटी एसिड हो गया RCOOH, और ये दोनों को जोड़ दिया फैटी एसिड को ग्लिसरॉल को, तो ट्राइग्लिसरॉल बन जाता है। आप यहाँ से इसका फिगर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लिपिड कैटाबोलिज्म, लिपोलाइसिस। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड बना है ये टूटता कैसे, ये देखिए हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस से डाइग्लिसराइड बना, डाइग्लिसराइड का फिर हाइड्रोलिसिस हुआ लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो फिर ये मोनोग्लिसराइड बना, मोनोग्लिसराइड और एक फ्री फैटी एसिड बना, और ये फैटी एसिड जो बनते हैं ये जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इनमें लाइपेज का क्या काम है, लाइपेज जो होता है ट्राइग्लिसराइड्स को हाइड्रोलाइज करता है, 1 फैटी एसिड रिलीज करता है और डाइग्लिसरॉल रिलीज करता है। ओके, तो एंड ऑफ द प्रोसेस 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल। और देखिए डाइग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड, कुल मिला के हर जगह एक फ्री फैटी एसिड मिलता जाएगा। ऐसे 3 स्टेप होंगे, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है। ग्लिसरॉल arising from hydrolysis of triglycerol is converted to the glycolysis intermediate dihydroxyacetone phosphate by reaction catalyzed by glycerol kinase glycerol phosphodihydrate। देखिए अब ये ग्लिसरॉल है, ATP से ADP लगा, यहाँ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनेगा, एक फॉस्फेट आ गया ATP से ADP में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे NAD से NADH बना, तो यहाँ से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आ गया, 2 इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है। और यहाँ देखिए एंजाइम कौन करता है, ग्लिसरॉल काइनेज और ग्लिसरॉल फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज ये फिर आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बनता है। ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। सो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज आइसोमराइज टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय द एंजाइम फॉस्फेटाइज आइसोमरेज, ये दिखाया गया जैसे। इन द रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स आर फॉर्म। Glyceraldehyde 3 phosphate can also be synthesized from glycerol by phosphorylation। डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन से भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन सकता है, मतलब आइसोमरेज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से भी बन सकता है और फॉस्फोराइलेशन से भी बन सकता है। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये आपका लिपिड का मेटाबॉलिज्म देख सकते हैं। अब लिपिड आया, लाइपेज से फैटी एसिड बना, ग्लिसरॉल बना, ग्लिसरॉल से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के ऊपर ATP से ADP बना, एक फॉस्फेट जुड़ गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उससे ग्लाइकोलाइसिस में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कहाँ चला गया, ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड एनर्जी रिलीज होती, पायरुविक एसिड के बाद ये चला गया क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में यहाँ पता है कितनी ATP एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ देखिए आप लिपिड से डायरेक्ट कितनी एनर्जी, और ये फैटी एसिड्स में एसिटाल कोएंजाइम में बनता है फैटी एसिड से, जो कि डायरेक्ट कहाँ चला जाता है एसिटाल कोएंजाइम में, क्रेब्स साइकिल में। यहाँ पायरुविक एसिड से भी एसिटाल कोएंजाइम भी बनता है, फिर आता है आपका ये क्रेब्स साइकिल में। यहाँ फैटी एसिड से भी एसिटाल कोएंजाइम बना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फैट इज गिव द मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ग्लिसरॉल भी बन रहा है जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में जा रहा है, फैटी एसिड्स भी बन रहा है जो एसिटाल कोएंजाइम बन के क्रेब्स साइकिल में जा रहा है। सो बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ईच साइकिल इज द फैटी एसिड शॉर्टेंड बाय 2 कार्बन एंड एसिटाल कोएंजाइम ए। कोई भी फैटी एसिड जो होता है उसका एंड प्रोडक्ट में एसिटाल कोएंजाइम ए बनता है और 2 कार्बन कम हो जाता है। द सीरीज ऑफ रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे बिकॉज द मेजर रिएक्शन साइट इज द बीटा कार्बन। अब मैंने जैसा कि बताया था पहले, बीटा कार्बन
क्या होता है, ग्रुप वाले कार्बन से दूसरा नंबर का कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन। और चूँकि ये बीटा कार्बन पे ही ऑक्सीजन आके जोड़ता है इसलिए इसको बीटा ऑक्सीजन बोलते हैं। हैपन्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। एंड द फैटी एसिड्स मस्ट बी एक्टिवेटेड एंड टर्न इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख लीजिए आप, फैटी एसिड ये कहाँ है, साइटोसोल में आया है अभी। कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेटिक एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी खर्च हुआ, एएमपी बना, पीपीआई और फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का ये स्ट्रक्चर है। ये कोएंजाइम ऐसे कन्वर्ट हो सकता है या कार्निटीन साइकिल में भी चला जाता है। तो यहाँ से कार्निटीन बना, ये कार्निटीन आपका यहाँ चला गया फैटी एसाइल कार्निटीन में। फैटी एसाइल कार्निटीन वापस कार्निटीन बन जाता है या ये जला जाता है RCOSCA फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। और फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो बनता है उससे होता है बीटा ऑक्सीडेशन। और बीटा ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो चला जाता है क्रेब्स साइकिल में। मैंने अभी ये वाली में दिखाया आपको, ये देखिए ये जो फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना ये बीटा ऑक्सीडेशन की ही प्रोसेस है। देखिए तो यहाँ पे ये पूरी की प्रोसेस है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये साइटोसोल के बाद कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है जो कि बीटा ऑक्सीडेशन होता है और कहाँ चला जाता है, क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। ओके, सो ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनता है। एक्टिवेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके फ्लेविनिन कोएंजाइम ए एटीपी तीनों आपस में फैटी एसिड कोएंजाइम ए और एटीपी आपस में कम्बाइन किए, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनाया एएमपी, जैसा कि ये रिएक्शन में दिखाया भी मैंने, ये वही है। तो और 2 फास्फेट मॉलिक्यूल निकले कपल टू द क्लीवेज ऑफ एटीपी से बना। एसाइल कोएंजाइम सिंथेटिक एंजाइम से क्या बन जाता है, एसाइल कोएंजाइम ए फैमिली ऑफ आइसोजाइम स्पेसिफिक फॉर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड दैट कैटालाइज प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, ट्रांसपोर्टेड थ्रू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वाया कार्निटीन, यूजेस स्पेसिफिक एसाइल कार्निटीन ट्रांसपोर्टर। बीटा ऑक्सीडेशन फर्स्ट ऑफ 3 स्टेज ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ये देखिए आपका, इसमें कुल मिला के नंबर ऑफ कार्बन कम होते चले जाते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में 14 कार्बन का भी है, 12 कार्बन का है, 10 का भी है, 8 का है, 6 का, 4 का। ये कई तरीके के एसिटाइल कोएंजाइम डिपेंडिंग अपॉन द फैटी एसिड्स, कितने नंबर ऑफ कार्बन का फैटी एसिड्स है उसके आधार पर ये एसिटाइल कोएंजाइम में आपके बनते चले जाते हैं। हर एक बीटा ऑक्सीडेशन में एक CH2 मॉलिक्यूल कम होता चला जाता है। ओके, ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम ये बना अगर यहाँ पे तो ये चला जाता है साइट्रिक एसिड साइकिल में। और ये इसमें हर जगह NADH और FADH2 आपका बनता है। तो स्टेज 1 बीटा ऑक्सीडेशन, स्टेज 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और क्रेब्स साइकिल में चला गया। स्टेज 3 NADH और FADH2 जो बनता है वो चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन में, जिससे एनर्जी रिलीज हो जाती है। NADH और FADH से एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में, ये देखिए ATP के फॉर्म में। जो ADP फ्री हुआ था उससे फिर से फॉस्फेट कन्वर्ट होगा और ये तो ये एक कुल मिला के एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस है। कैसे कन्वर्ट होता है NADH या FADH2, मैंने बता चुका हूँ कि एक NADH2 से 3 ATP निकलते हैं, एक FADH2 से 2 ATP निकलते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड। ये आपके स्टेप्स हैं, देख लीजिए आप। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द फैटी एसाइल कोएंजाइम टू मेक ट्रांस डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग चेन एसाइल कोएंजाइम हाइड्रोजनेज एंजाइम करता है और इलेक्ट्रॉन रिमूव ट्रांसफर टू FAD, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो FAD में चला जाता है। तो FAD से FADH बन जाता है। यहाँ देखिए पामिटाइल कोएंजाइम ए है। पामिटाइल कोएंजाइम ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे C16 जो R है उसमें C16 वाली चेन है और ये आपका फैटी ग्रुप है, इससे अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। तो ये देखिए आप एसिटाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज कहाँ होगा, बीटा कार्बन के ऊपर डिहाइड्रोजनेशन होगा, मतलब कुल मिला के उससे H2 निकल जाएगा डिहाइड्रोजनेशन में। तो H2 जैसे निकलेगा एनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेट के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे आपका CO एक CH2 आपका निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है बीटा पोजीशन पे। बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज फिर से एक्ट करता है,
तो वो जो H निकलता है वो कहाँ ले लिया जाता है, NAD ले लेता है और क्या बना देता है, NADH2। ये स्टेप 3 है। फिर इसके बाद बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A बनता है। जो बीटा कोएंजाइम A बनता है उसके बाद फिर से एसाइल कोएंजाइम में एसिटाइल ट्रांसफरेज थाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में कोएंजाइम ASH उसमें ऐड होता है और बना लेता है मारिस्टाइल कोएंजाइम A। और एसिटाइल कोएंजाइम A, 2 प्रोडक्ट बनते हैं और ये एसिटाइल कोएंजाइम A वापस आपका कहाँ चला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। तो ये इसलिए बीटा कार्बन पर हो रहा है ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स के, इसलिए इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। एनर्जी यील्ड फ्रॉम बीटा, अब देखिए कितनी एनर्जी निकलती है एक बीटा ऑक्सीडेशन में। एक जैसे मान लो स्टीयरिक एसिड या C18 वाला, तो वहाँ पे जब एक्टिवेशन होता है तब आपका ATP लगती है, मतलब 2 ATP लगे कब, जब एक्टिवेशन होता है स्टीयरिक एसिड से स्टीयरिक कोएंजाइम A बनने में। उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एसिड कोएंजाइम में ट्रांसओनोलेज एंजाइम प्रोड्यूस FADH2। नीचे पीछे देखा है आपने स्टेप्स में, FADH2 बनता है क्योंकि उसका क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन के लिए FAD जो होता है वो H2 को ले लेता है। और यहाँ पे ये 8 टाइम होता है और एक FADH2 से मैंने बताया 2 ATP निकलती, इसलिए टोटल कितनी हो गई, 16 ATP। फिर ऑक्सीडेशन होता है इसका अगेन हाइड्रोक्साइल कोएंजाइम टू कीटोएसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस NADH। अब वहाँ पे NADH ये भी 8 बार निकलेगा और 8 बार निकलेगा, एक NADH2 मतलब 3 ATP, तो 8 3 24 ATP। आप देख सकते हैं टोटल एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ एनी फैटी एसिड्स, जनरली स्टीयरिक एसिड C18 लिया है। ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में बाय द कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे, और ये हमें बताए एसिटाइल कोएंजाइम में जब जाता है क्रेब्स साइकिल में तो कितने ATP निकलते हैं एक साइकिल में, और ऐसे ये कितने बार चलेगा, 9 टाइम्स। तो और एक क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम में से क्रेब्स साइकिल आने में 18 ATP निकलते हैं। कितने निकलते हैं, 18, और ये 9 टाइम चला है इसलिए 108। टोटल एनर्जी गेन कितना होता है, 146 ATP, 146 ATP। तो अभी आप समझ गए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP निकलती है, 36 ATP निकलती है, जबकि एक फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से, जो कि हमने यहाँ स्टीयरिक एसिड लिया है, उससे कितनी एनर्जी निकल रही है, 140, एक मॉलिक्यूल से 146 ATP। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।